नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम घूर्णी गति के नियम और आगे चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार रेखीय गति में न्यूटन ने गति के नियम दिए, उसी प्रकार घूर्णन गति में भी 3 नियम हैं। पहला नियम, किसी भी अक्ष के परितः घूर्णन गति करते समय जो वस्तु होती है उस वस्तु की अवस्था में, घूर्णन अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बलयुग्म या बलाघूर्ण न लगाए जाए। दूसरा नियम है, किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बलाघूर्ण के बराबर होती है। और तीसरा नियम जो है कि सदैव बलयुग्म के बराबर तथा विपरीत बलयुग्म कार्य करता है। ये रेखीय गति में जो न्यूटन के नियम हैं, ठीक उसी प्रकार के नियम हैं, बस वहाँ पर एक बल की बात करते हैं, यहाँ पर बल या बलाघूर्ण या बलयुग्म की बात की जाती है। जैसे वहाँ पर रेखीय संवेग होता है तो यहाँ पर कोणीय संवेग हो जाता है, और वहाँ हम बात करते हैं रेखीय गति की तो यहाँ पे घूर्णन गति की। अब जिस प्रकार गति के नियम थे वैसे ही घूर्णी की गति के भी समीकरण हैं। पहला, यहाँ पर भी 3 समीकरण हैं गति के। तो मान लीजिए हम कोई वस्तु ले लेते हैं जो प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट तथा नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है। t सेकंड पश्चात उसका कोणीय विस्थापन थीटा और कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। तब घूर्णी गति के समीकरण हो जाएंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जिस प्रकार सरल रेखीय गति में जो गति के 3 समीकरण थे वहाँ था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे v के स्थान पर ओमेगा है, u के स्थान पर ओमेगा नॉट है, अल्फा है a के स्थान पर और t एज इट इज है। विस्थापन के लिए वहाँ पर रेखीय विस्थापन s था तो यहाँ कोणीय विस्थापन थीटा हो गया और कोणीय त्वरण अल्फा हो गया। तो अब हम इनकी स्थापना भी देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है या पिंड जो है, बॉडी जो है, किसी अक्ष के परितः एक निश्चित कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति कर रहा है। उसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है और t सेकंड पश्चात कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा से जो कोणीय त्वरण होगा वो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। तो अल्फा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। इससे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि गति का, घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है। जब हम दूसरा समीकरण थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जो रेखीय गति के समीकरण में था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम यहाँ मान लेते हैं कि जो वस्तु है निश्चित कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रही है, तो औसत कोणीय वेग प्रारंभिक कोणीय वेग और अंतिम कोणीय वेग का जोड़ और दोनों का आधा कर देंगे हम, तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब घूर्णी गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे और ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा प्लस अल्फा टी, और 2 से हम दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा पहले स्टेप में। तो 2 ओमेगा नॉट अपॉन 2 से ओमेगा नॉट बचेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अतः कुल कोणीय विस्थापन जो है वो औसत कोणीय वेग इनटू समय इसके बराबर होता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा हाफ अल्फा टी, और समय के लिए टी हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यही घूर्णन गति का दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा की स्थापना हम करें तो जब हम पहला समीकरण जो है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड कर दें, इसका हम विस्तार कर दें, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर।
ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हमने दूसरे और तीसरे पार्ट में से 2 अल्फा कॉमन ले लिया, जबकि दूसरे में 2 अल्फा है पर तीसरे में 2 नहीं है, तो उसके स्थान पर 1/2 हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, तो पहले सेकेंड टर्म में बचेगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और हम जानते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये गति के दूसरे समीकरण के बराबर थीटा के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। तो ये जो गति का तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। आप चित्र देख लें, एक्स एक्स डैश है और इस एक्स डैश पर एक बिंदु O है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर m द्रव्यमान कण स्थित है और जो इसके चारों ओर घूर्णन, जो इसके परितः घूर्णन गति कर सकता है। तो सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण की बात आई है, तो हम जड़त्व को फिर से रिवाइज कर लें थोड़ा सा, क्योंकि जो न्यूटन गति का प्रथम नियम था उसमें हमने जब वो जड़त्व का नियम था जिसके अनुसार कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात कोई वस्तु अपनी स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होती है, अर्थात उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए हमें बाह्य बल को लगाना आवश्यक है। तो वस्तु की इसी प्रवृत्ति कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, इसे हम कहते हैं जड़त्व। रैखिक गति में वस्तु के द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है, जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अब हम जब घूर्णी गति की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु चाहे वह घूर्णन अक्ष के प्रति घूम रहा हो या घूमने में सक्षम हो परंतु विराम में हो और बाह्य बलाघूर्ण द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध कर सके, तो उसकी इस प्रवृत्ति को हम जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। तो घूर्णन गति में कोई भी वस्तु या पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है, तो उसकी इस प्रवृत्ति को हम उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है और गणितीय रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं, किसी भी कण के या पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को कण का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जैसे हमने देखा इसमें कि अक्ष से यदि r दूरी पर m द्रव्यमान का एक कण है तो इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण होगा वो I बराबर mr स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण को I से प्रदर्शित करते हैं तो I बराबर mr स्क्वायर। m उस कण का द्रव्यमान है जो घूर्णन गति कर रहा है और r उस घूर्णन अक्ष से कण की दूरी है। जड़त्व आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है और इसका विमीय सूत्र ml स्क्वायर T⁻0। यदि हम जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करें, ये तो हमने एक कण की बात की जड़त्व आघूर्ण की, यदि एक संपूर्ण पिंड की बात करें, एक बॉडी की बात करें, तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण के व्यंजक जो होगा उसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी जो है, पिंड जो है, घूर्णन अक्ष OZ के प्रति घूर्णन गति कर रहा है। किसी भी पिंड को हम कई कणों से, असंख्य कणों से बना हुआ मान सकते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि इन कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 इसी प्रकार डैश डैश हैं और उनकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 इसी प्रकार हैं, तो इन कणों के जड़त्व आघूर्ण उस घूर्णन अक्ष के प्रति m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर और इसी प्रकार होंगे। और इस संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, चूंकि जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है, तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा इन कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होगा। तो यदि हम यहाँ पर हमने 3 कण ले रखे हैं m1 m2 m3, जो OZ, ये पूरा पिंड है OZ अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है, इनकी घूर्णन अक्ष OZ से दूरी r1 r2 r3 है। तो इस स्थिति में संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष OZ के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसको हम इकट्ठा लिखना चाहें क्योंकि सभी पदों का योग है, तो सभी पदों का योग को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं I बराबर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। यहाँ पर जब हम I के स्थान पर 1 रखते जाएंगे, कहाँ तक? n पदों के तक। नीचे I इक्वल टू 1 है
तो जब हम 1 रखेंगे तो m1r1 स्क्वायर होगा, i इक्वल टू 2 रखेंगे तो m2r2 स्क्वायर होगा। ये i इक्वल टू 1 to n से मतलब क्या है, i का मान 1 से लेकर n तक बढ़ता जा रहा है। तो ये इस संपूर्ण पिंड का जड़ता गुण हो जाएगा। सिग्मा योग को प्रदर्शित करता है और हमें फॉर्मूला से पता चल रहा है कि पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो ये जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता है कि जिसका मान पिंड के द्रव्यमान कितना है, अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर कर रहा है और घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। जितनी अधिक दूरी होगी उस हिसाब से जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। किसी भी पिंड की आकृति या आकार या घूर्णन अक्ष बदलें तो उसका जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है। जैसे हम बात करें, समान त्रिज्या और समान द्रव्यमान का एक ठोस गोला है और एक खोखला स्फीयर है। उनके व्यास के परितः यदि हम जड़त्व आघूर्ण निकालें तो जो खोखला होलो स्फीयर होगा, खोखला गोला होगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और ठोस गोले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि खोखले गोले के द्रव्यमान कणों की घूर्णन अक्षीय दूरी सर्वाधिक है। क्योंकि खोखला गोला है, अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होगा, केवल परिधि पर पूरा द्रव्यमान है। अब हम जड़त्व जड़त्व आघूर्ण में अंतर देख लेते हैं। जड़त्व का महत्व रैखिक गति में है तो जड़त्व आघूर्ण का महत्व घूर्णी गति में है। जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर भी निर्भर करता है। जड़त्व जो है किसी वस्तु के लिए निश्चित राशि होती है, जबकि जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णन अक्ष पर निर्भर कर रही है, अर्थात घूर्णन अक्ष बदल दें तो जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है। हम एक सवाल देख लेते हैं। तीनों चार किलोग्राम के दो बिंदु द्रव्यमान हैं, क्रमशः 0, 3, 0 ये निर्देशांक दिए हैं उनके, -2, 2, 0, -2, -2, 0 ये निर्देशांक भी दिए हैं और x अक्ष सापेक्ष हमें निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में z का निर्देशांक 0 है। इससे अर्थ ये हुआ कि जो दोनों बिंदु हैं वो xy समतल में स्थित हैं। क्योंकि x अक्ष से इसकी दूरी 3 मीटर है और y अक्ष से दूरी इसकी 2 मीटर है, तो x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो 3 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 43 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम एक और टर्म की बात करते हैं, घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। क्वेश्चन इसी का बन सकता है कि घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम परिभाषा देखें इसकी कि किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या जो होती है घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर जो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से किसी बिंदु की उस लंबवत दूरी के बराबर होता है जिस बिंदु पर हम उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान लें, तो जो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा वो वस्तु का वास्तविक जड़त्व आघूर्ण ही होगा। इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M तथा घूर्णन त्रिज्या K हो तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाएगा mk स्क्वायर। तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है जिसके वर्ग का पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर देने पर हमें उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। यदि हम k स्क्वायर निकालें तो k बराबर I/m हो जाएगा और k निकालेंगे तो √I/m हो जाएगा। तो हम इस प्रकार परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या जो है उस अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। इसका मात्रक मीटर है और विमीय सूत्र m⁻0 L T⁻0 है। अब हम व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं इसका। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या k हो तो I बराबर mk स्क्वायर है, या I बराबर हम जानते हैं सिग्मा mr स्क्वायर होता है, तो हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा से। I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर होता है। तो दोनों में mk स्क्वायर हम यहाँ रख देंगे I के स्थान पर, तो mk स्क्वायर बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। अब सिग्मा mr स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर इन सब का योग।
तो इससे जब हम के निकालेंगे तो m कहाँ चला जाएगा, नीचे, और अंडर रूट भी हो जाएगा साथ में। तो k बराबर निकल जाएगा अंडर रूट m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर m3r3 एंड सो ऑन अपॉन कैपिटल M। यदि सभी कणों के द्रव्यमान एक समान लें, तो m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m लें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा m के स्क्वायर बराबर mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर mr3 स्क्वायर। और इस प्रकार हम देखते हैं कि m कॉमन लेंगे हम तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर ले लेंगे, तो m बराबर हो जाएगा m अपॉन m इंटू कैपिटल N। हम जानते हैं कि चूंकि कैपिटल M जो है वो स्मॉल m इंटू एन, चूंकि एक कण का द्रव्यमान m है और कुल n कण हैं, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा m इंटू एन के बराबर। तो कैपिटल M के स्थान पर हम स्मॉल m इंटू कैपिटल N रख सकते हैं, जहाँ n क्या है, कुल कणों की संख्या। तो m n के स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्मॉल m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा m n k स्क्वायर बराबर, यहाँ m से m कैंसिल करेंगे तो k स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, या k बराबर r1 अंडर रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश अपॉन कैपिटल N। तो इस प्रकार किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या जो है पिंड के द्रव्यमान कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग के माध्य मूल के बराबर होती है। माध्य के वर्गमूल के बराबर होती है, मतलब दूरियों का वर्ग का माध्य लिया और फिर उसके बाद पूरे का वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया। हम यदि घूर्णन त्रिज्या का मान बदल दें, या घूर्णन त्रिज्या जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, पिंड की आकृति तथा आकार पर निर्भर कर रही है, और घूर्णन अक्ष बदल दें तो घूर्णन त्रिज्या का मान भी बदल जाएगा। अब हम देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कोई वस्तु है जो घूर्णन अक्ष z परतः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। हम वस्तु को या पिंड को अनेक कणों से मिलकर बना मान सकते हैं। सभी कणों का कोणीय वेग समान होगा, परंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग होने का रैखिक वेग भिन्न भिन्न होगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। घूर्णी गति की विशेषता होती है कि जो सभी कणों उनका कोणीय वेग तो समान होता है, लेकिन उनका रैखिक वेग अलग अलग होता है। तो यहाँ हमने कोणीय वेग ओमेगा माना है, परंतु रेखीय वेग सबके अलग अलग मानना पड़ेंगे हमें। तो हम घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 लेते हुए ये मान लें कि द्रव्यमान जो हैं कणों के वो m1 m2 m3 हैं और रैखिक वेग क्रमशः v1 v2 v3 है। आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, हमने z डैश अक्ष के परता पिंड घूर्णन गति कर रहा है और m1 m2 m3 अलग अलग कण हैं, इनकी दूरियां r1 r2 r3 हैं। ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है और उन सभी कणों के रेखीय वेग v1 v2 v3 अलग अलग है। तो इन कणों की रेखिक गतिज ऊर्जा जो होगी वो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर, इसी प्रकार आगे तक हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होता है। अतः संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा यदि हम ज्ञात करें तो E के बराबर होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है v इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो जब हम v1 निकालेंगे तो v1 इक्वल टू होगा r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा। ये मान हम इसमें रख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस प्रत्येक पद में से 1/2 कॉमन हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को सिग्मा mr स्क्वायर, सभी पदों का योग। और हम जानते हैं सिग्मा mr स्क्वायर जड़ता गुण के बराबर होता है। तो E के काइनेटिक एनर्जी जो हमें प्राप्त होगी घूर्णन गति में, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो इस प्रकार आज हमने घूर्णन गति के नियम क्या हैं, घूर्णन गति के समीकरण क्या हैं, और इसके साथ साथ जड़ता गुण का व्यंजक, घूर्णन त्रिज्या क्या होती है उसके लिए व्यंजक, साथ ही घूर्णन गतिज ऊर्जा के व्यंजक को हमने ज्ञात किया। आशा है
आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।